जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जंग सिर्फ जमीन, समुद्र या आसमान में नहीं लड़ी जा रही है। ये जंग अब अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है और इस रेस में एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, जिनका स्टारलिंक आज 160 से ज्यादा देशों में 1 करोड़ से अधिक यूजर्स को कनेक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ है मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो, जो अब रिपोर्टेडली $15 बिलियन यानी कि लगभग 1.3 लाख करोड़ के मेगा इन्वेस्टमेंट के साथ स्पेस इंटरनेट की दुनिया में अपना सबसे बड़ा दाव जो है वो लगाने जा रहा है। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो 1600 से ज्यादा लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के साथ कॉन्स्टलेशन पर काम कर रहा है, और मुकेश अंबानी ने खुद एक सॉवरेन इंडियन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क की बात की है। लेकिन सवाल जो है वो बहुत बड़े हैं कि क्या मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क के बीच में असली जंग अब मोबाइल टावर से निकलकर स्पेस तक पहुंच चुकी है? क्या भारत अपना खुद का स्टारलिंक बनाने की तैयारी कर रहा है? क्या डेटा सॉवरेनिटी और डिजिटल इंडिपेंडेंस का अगला चैप्टर अंतरिक्ष में लिखा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट है ये, या फिर डिजिटल इंडिया की चंद्रयान मोमेंट हम इसको कहें, क्योंकि जब सैटेलाइट बिजनेस का हिस्सा बनने लगते हैं तब बात सिर्फ इंटरनेट की नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की होती है। तो इस पूरे विषय को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से आज मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, ये तो सीधा सीधा अंबानी वर्सेस मस्क होता हुआ नजर आ रहा है स्पेस के अंदर, एकदम महायुद्ध। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या दुनिया के दो सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर जो है अब अंतरिक्ष में आपस में एकदम टकराने के लिए जा रहे हैं? देखिए, डेटा जो है वो एक न्यू ऑयल है, और स्पेस जो है बोलते हैं इज द फाइनल फ्रंटियर ऑफ वॉर। और आज की डेट में स्पेस के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं स्टारलिंक और इलॉन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, जिसका भी आईपीओ भी आया था। उसका वैल्यूएशन आया है $3 ट्रिलियन अभी तक हो चुका है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी जियो का भी पब्लिक इश्यू आने वाला है, और उसी समय आप देखिए कि मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि भारत का खुद का सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क वो स्थापित करने वाले हैं। 1650 सैटेलाइट्स वो लव अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, 650 किलोमीटर अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है। और आपको ये भी याद होगा कि 1975 में भारत ने आर्यभट्टा लॉन्च किया था। उसके बाद भारत ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी ये सब लॉन्च किया था। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है वो 9000 किलोमीटर होता है, और जीएसएलवी होता है वो 36,000 किलोमीटर ऊपर रहता है। जो हमारी इनसेट सैटेलाइट्स है वो उधर रहती है। तो मैं यहां पर आ रहा हूं कि अब जो 650 अर्थ के ऊपर, जो 650 किलोमीटर के ऊपर रिलायंस की 1650 सैटेलाइट्स आने वाली है, और एक तरह से हमारा भारत का सॉवरेन डिजिटल स्पेस नेटवर्क हम तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुकेश अंबानी जो है, एक तरह से आज उनके पास उनका जो जियो जो है प्लेटफॉर्म, आप ये देख लीजिए, वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके पास उनके सब्सक्राइबर बेस है, जो तकरीबन 50 से 52 करोड़ लोग उनके नेटवर्क में आ चुके हैं। एक दिन में 20 बिलियन मिनट्स के उनके यहाँ पे कॉल होते हैं। इतना बड़ा डेटा जनरेट होता है, और सबको मालूम है कि मुकेश अंबानी जो है, एक तरह से अब वो बोलते हैं कि इसकी सैटेलाइट लॉन्च भी हम कर लेते हैं। जैसे सबको यह मालूम है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब प्लास्टिक्स के अंदर घुसे थे, जब वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में घुसे थे, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था। तो ये एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जिसमें आप वो बोल रहे हैं कि हम जो है हाई स्पीड कनेक्टिविटी हम अपने सैटेलाइट से देंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अभी अपना प्रपोजल इन स्पेस के पास सबमिट किया है। $15 बिलियन की कुछ लागत आ सकती है, और ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है। और आज ही उनका जो ईजीएम हुआ है, उसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया को एआई सॉवरेनिटी की जरूरत है। अंबर जी, हमने अपने चैनल में भी बहुत पहले कवर किया था कि कैसे मुकेश अंबानी जो है भारत के अंदर, वो जैसे आप देखिए कि वो जियो, भारत उनकी कंपनी जियो
और आईआईटी बॉम्बे मिलकर एक भारत का चैट जीपीटी के ऊपर एक तरह से वो जो है काम कर रहे हैं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि वो जो बता रहे हैं कि हम इसके ऊपर ही काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, एआई पावर्ड एप्लीकेशन अपने कंज्यूमर बिजनेसेस और पब्लिक सर्विसेज के लिए लेके आने वाले हैं। अंबर जी, इससे आप समझ लीजिए कि इनका विजन क्या है। इनका विजन एक ऐसा है कि वो पूरा इसके अंदर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। अभी उन्होंने मेटा के साथ, आप ये देख लीजिए, मेटा के साथ 164 जो गीगावाट है वो जामनगर के अंदर एक बहुत बड़ा एक डेटा सेंटर भी बना रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसमें एलएलएम मॉडल भी है, एआई पावर्ड एप्लीकेशंस भी है, डेटा तो इनके पास खुद ही है, इनके पास 52 करोड़ तो सब्सक्राइबर्स है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अंदर वो बता रहे हैं कि कम से कम 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि ट्रैकिंग सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम्स सब कुछ बनाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1650 सैटेलाइट्स वो लॉन्च करेंगे। तो 1650 सैटेलाइट्स कौन लॉन्च करेगा? स्टारलिंक तो अलाउ नहीं करेगा, स्पेसएक्स तो अलाउ नहीं करेगा। और देखिए, दूसरी कंपनी है वनवेब, जिसका एयरटेल के साथ ऑलरेडी एक तरह से करार चल रहा है। ये जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारा जो इसरो है वो कर सकता है। और ये 2017 का न्यूज है, जिसके अंदर आप देखिए कि इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। तो ये मेगा सैटेलाइट लॉन्च भी किया जा सकता है। और लास्ट ईयर हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे ये जो स्मॉल सैटेलाइट के लॉन्चेस हैं वो उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया है। तो भारत के अंदर ही ये जो सैटेलाइट्स है वो बनेंगे। जैसे भारत के अंदर आप समझ लीजिए स्काई रूट है और दूसरे जो स्टार्टअप्स है उनसे बनवाएंगे सैटेलाइट्स, भारत के अंदर ही बनेगी। भारत के लॉन्च जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो लॉन्च करेगा और इसकी टेक्नोलॉजी उसको इसरो देगा, और भारत का खुद का डिजिटल सॉवरेन सैटेलाइट नेटवर्क चालू हो जाएगा जो स्पेसएक्स से कम्पीट करेगा। अब ये जो विजन है मुकेश अंबानी का, ये बहुत ही एम्बिशियस है। इसके ऊपर काम भी करने की जरूरत है, पैसे भी बहुत लगने वाले हैं। पर एक तरह से एक ही कंपनी है जो आज ये प्रोजेक्ट को फंड कर सकती है बिना किसी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इंडिया में, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही कर सकती है। दूसरी कंपनीज के पास इतनी फाइनेंशियल जो है वो बैकबोन नहीं है, ये भी बता देता हूं। अम्बर जी, आपका आपका म्यूट जी किया हुआ जी है। उमेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ उमेश जी कि अगर हम बात करते हैं कि क्या जियो का जो $15 बिलियन का दाव है एलन मस्क के ग्लोबल जो डोमिनेंस है उसको चुनौती देने के लिए काफी होगा, और साथ ही साथ क्या भारत जो है वो फॉरेन सैटेलाइट नेटवर्क्स पर निर्भर रहने की बजाय अब अपनी जो डिजिटल सॉवरेनिटी वो बनाना चाहता है? देखिए, भारत की कंपनी एक है एयरटेल, उसका ऑलरेडी वनवेब में 30% स्टेक है, और वनवेब की सैटेलाइट्स भी इसरो ने लॉन्च की है। एक और एक ये बता देता हूं, और एक और एक चीज है कि स्पेसएक्स की अभी 9500 सैटेलाइट्स है जो 450 से 550 किलोमीटर जो है वहां पर तैनात है। रिलायंस जो है 650 किलोमीटर के ऊपर अपनी सैटेलाइट्स तैनात करेगा। ये एक तरह से बहुत ही एक तरह से एम्बिशियस टारगेट है, और मेरा ये मानना है कि ये जो है रिलायंस ने एक तरह से वर्ल्ड का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में उन्होंने बनाया, ये एक विजन उनके पास है। मेगा प्रोजेक्ट्स का विजन एग्जीक्यूशन एट अ लार्ज स्केल, ये मुकेश अंबानी की कंपनी को ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है और वो कर चुके हैं पहले भी। तो मेरा ये मानना है इनके पास सारा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास टैलेंट है, इनके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, और एक तरह से भारत जो है अमेरिका को चुनौती भी दे रहा है। आप ये देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आप ये देखिए कि इंडियन कंपनी आती है, तो इंडियन कंपनी का एक तरह से सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी होता है। अंबर जी, देखिए, भारत ने अभी कुछ दिन पहले जो स्पेसएक्स की जो आप ये देख लीजिए जो लिंक जो उनकी जो अप्रूवल दिया था लास्ट ईयर, उसको रद्द कर दिया था, क्योंकि आप देखिए कि स्पेसएक्स के जो सैटेलाइट फोन्स है वो मणिपुर में उग्रवादियों के हाथ में लगे थे।
तो भारत सरकार ने उनको बोला था कि आप हमको एक मैकेनिज्म दीजिए, अगर हमको लगे कि उस स्पेसिफिक एरिया में कोई उपद्रवी है तो हम वो सर्विसेज बंद कर सकें। तो इलॉन मस्क मानने वाला कहाँ है? इलॉन मस्क तो आज ट्रिलियनर हो चुका है और वो उसकी जो वेल्थ है अप्रोक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी है, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और वो भारत की बात मानने वाला नहीं है। इसके लिए भारत ने उनको बैन कर दिया और देसी जो स्पेस सैटेलाइट नेटवर्क है उसको वो तैयार कर रहे हैं। इसके साथ मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि कल अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट से स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाए तो क्या देश को अपने खुद के सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी? देखिए अमर जी, देश के अंदर आप देखिए कि स्काई रूट जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं, देश के अंदर सैटेलाइट्स बना रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम हो रहा है, इसरो उनको फंडिंग भी दे रहा है, आईआईटी मद्रास इसके ऊपर काम कर रहा है, तो पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है। और आप देखिए कि इसरो जो है, जो स्पेस सैटेलाइट लॉन्च के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ शेयर कर रहा है। और पिछले साल प्रपोजल भी आया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक तरह से डीमर्ज करने की जरूरत है, उसके अंदर एक स्पेस डिवीजन भी बनाने की बात हो रही है। और भारत के अंदर भारत की कंपनी 1650 सैटेलाइट अगर लॉन्च करती है तो उसको बनाती है, तो उसको लॉन्च करने के लिए भी कोई ना कोई कंपनी चाहिए। तो भारत की एक तरह से भारत के अंदर डेवलप सैटेलाइट्स भारत के अंदर ही लॉन्च होगी, भारत की खुद की कंपनी। तो एक तरह से कंप्लीट जो सॉवरेनिटी है, टेक सॉवरेनिटी भारत के अंदर रहने वाली है। दिस इज अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया। और मेरे हिसाब से ये भी है कि बहुत लोग बोलते भी है कि ये सरकार अंबानी और अदानी को फेवर करती है। मैं तो ये भी बोल देता हूँ, कोई भी कंपनी आ जाए जिसके पास 10 लाख करोड़ है वो डाल सकता है तो डाल दे, पैसा जिसके पास है वही करेगा, किसी ने दूसरी कंपनीज को रोका नहीं है। तो ये कांग्रेस ये है, ये प्रोपेगेंडा जरूर चलाएगी मोदी सरकार के अगेंस्ट, ये भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। जी, लेकिन मेरे एक सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जैसे हम देख रहे हैं कि जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया था, क्या वैसे ही सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में भी एक नई क्रांति आने वाली है? 10 साल पहले 1 GB का 20 रुपया देते थे, आपको याद होगा। फिर वॉइस कॉल्स उन्होंने एक तरह से कम कर दिए। फिर आपने देखा कि कैसे उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट लेके आया देश के अंदर, इंटरनेट पेनिट्रेशन ये रिलायंस मुझे की मुझे देन। इतना तो याद नहीं है कि 1 GB का कितना जाता था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कॉलेज टाइम से ही, जब से मुझे मोबाइल फोन मिला था तब से मैंने पोस्टपेड नंबर इस्तेमाल किया। सबसे पहले मुझे बीएसएनएल का पोस्टपेड मिला था, उसके बाद वोडाफोन का मेरा पोस्टपेड रहा हमेशा। तो मुझे याद है कि मेरा वोडाफोन का बिल कभी 3-3.5 हजार से 2.5-3 हजार से कम नहीं आया। अब जाके पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि वो बिल्स कम हो गए हैं पिछले, अभी तो अगर आप हम साल का 3,500 दे रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो मैं सबके वही साढ़े बता तीन रहा हूँ, हजार का। अभी जो रिचार्ज प्लान है मैक्सिमम 3600 से चालू होता है, ईयरली प्लान होता है उसके नहीं, मैं अंदर। पोस्टपेड यूज करती हूँ, मैं पोस्टपेड की बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, वॉइस सर्विसेज, आप देख लीजिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। 500 रुपए में मोबाइल फोन देश के अंदर रिलायंस ने स्टार्ट किया था। रिलायंस ने इंटरनेट सर्विसेज जो है लोगों को दिया था, और उसी इंटरनेट को रख के जो यूट्यूबर्स और कांग्रेस के लोग हैं गालियां देते हैं मुकेश अंबानी को। देखिए उन्हीं के नेटवर्क को उन्हीं के नेटवर्क को यूज करके गालियां भी देते हैं, और अब ये है कि उन्हीं के नेटवर्क को यूज करके वापस गालियां देने वाले हैं। क्योंकि भारत के अंदर एक तरह से एक वर्ग ऐसा है जो भारत की प्रगति नहीं चाहता, उनको समझ में नहीं आता है कि भारत की एक कंपनी आगे बढ़े। अगर स्पेसएक्स बढ़ती है तो उनको खुश होते हैं, अगर अमेजॉन बढ़ती है तो खुश होते हैं, अगर मेटा बढ़ती है तो खुश होते हैं, एनवीडिया बढ़ती है तो खुश होते हैं। पर मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़े, अंबानी बढ़े, अदानी बढ़े तो प्रॉब्लम है। अंबर जी, एक और एक चीज नोट करिए, ये सिर्फ 2 कॉर्पोरेट ग्रुप के अगेंस्ट हो रहा है। दोनों अंबानी और अदानी गुजरात से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात से आ रहे हैं। एक तरह से डेडिकेटेड कैंपेन चलाया जा रहा है देश के अंदर गुजरातियों के अगेंस्ट भी। ये मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं क्योंकि जरूरी है बोलना। बाकी कंपनीज को किसने मना किया है? अभी देखिए टाटा को एक तरह से एएसएमएल के साथ उन्होंने करार किया $11 बिलियन का, किसी ने भी चू नहीं की, सबने उसको एक तरह से इंडिया की विक्ट्री माना है।
पर अगर कोई भी काम अंबानी और अदानी करता है तो उनके ऊपर तोहमत लगाई जाती है। ये एक तरह से जो पीआर का जो गेम चल रहा है भारत के अंदर, भारत की कंपनीज को डीमिन करने का और भारत को एक तरह से एक्सटर्नल कंपनीज का स्लेव बनाने का, ये मुझे प्रॉब्लम है। और मुकेश अंबानी ने काम किया है देश के अंदर, इंटरनेट जो है आज उन्हीं के कारण कम हुआ है और लोग जो है एक तरह से उनको लोगों को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। फिर भी देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, वो आगे की वो क्रिटिसिज्म को झेल रहे हैं और देश के लिए वो उन्होंने आज बोला है कि एआई सॉवरेनिटी की जरूरत है और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, एलएलएम मॉडल बना रहे हैं देश के अंदर। 168 गीगावाट्स का डेटा सेंटर बना रहे हैं मेटा के साथ, गूगल के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं। और आप देखिए कि अभी जो है सैटेलाइट नेटवर्क बना रहे हैं और अपनी इतनी बड़ी डेटा को यूज करेंगे भारत के अंदर, लोगों के लिए करने वाले हैं। देखिए आपके अगर आपको आपके घर में जो है एलेक्सा और सीरी रहते हैं, वैसे ही वो जियो जैसा कुछ एक चैटबॉट बना रहे हैं, वो भी सबको दे देंगे मोबाइल के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जो कम दाम पे अगर वो कर सकते हैं, स्केल वो कर सकते हैं, पेनिट्रेशन ज्यादा कर सकते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन करते हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज करता है। बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्पोक्स पर्सन हूं, पर मैं फैक्ट से बात कर रहा हूं। और मैंने 2016 से पहले मैं देता था 2014-15 में 1 GB का दिन में यूज करता था, मैं 20 रुपया देता था, मुझे याद है, मैं प्रीपेड यूज करता था। उसके बाद ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारण डेटा के दाम कम हुए और उसी डेटा को रखकर लोग अदानी और अंबानी को गालियां देने लगे। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं दोस्तों कि एक वक्त था जब भारत दुनिया की टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज को इम्पोर्ट करता था, फिर जियो ने मोबाइल डेटा की दुनिया को बदल के रख दिया पूरी तरह से। और अब अगर $15 बिलियन का मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी डिजिटल ताकत को आगे बढ़ाएगा और उसका झंडा गाड़ने की तैयारी कर रहा है, ये हमें नजर आ रहा है। लेकिन असली सवाल इंटरनेट स्पीड का नहीं है, असली सवाल ये है कि कल का जो डिजिटल वर्ल्ड होगा उसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा। सिलिकॉन वैली के जो बिलियनियर जो है इलॉन मस्क या फिर भारत के अपने मुकेश अंबानी के, क्योंकि 21वीं जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी में जिसने डेटा और स्पेस को कंट्रोल कर लिया वही फ्यूचर को भी कंट्रोल करेगा। और शायद इसलिए अंतरिक्ष की ये जो रेस है वो सिर्फ सैटेलाइट के लिए नहीं बल्कि सुप्रीमेसी के लिए रेस होती नजर आती है। और इसके पीछे की हमें कारण भी सारे समझ में आ रहे हैं कि क्यों भारत में स्टारलिंक को एंट्री नहीं मिली। और आपको जो सारी रिपोर्ट सामने आई। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी,